हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज हम लोग क्या करेंगे, फरवरी 2015 को मैंने कंप्लीट करा दिया था, क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट करा था सीटेट का। सीटेट को ध्यान में रखते जो सितंबर में होने वाला है उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग सितंबर में जो पेपर हुआ था आपका 2015 में उसी को टारगेट करें, उसी प्रीवियस ईयर करेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग इधर उधर ज़्यादा बातें न करेंगे, मेन मुद्दे पर आएंगे और आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक, इसमें देखिए आज हम लोग सीडीपी कंप्लीट करेंगे। सीडीपी हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक। सीडीपी को हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हमको सबको लेकर चलना है, ठीक। चलिए, तो हमारा क्या है, पहला यानी कि पहला पार्ट हम लोग सीडीपी देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आराम से एक पॉइंट को समझते चलेंगे। तो क्वेश्चन पहला कह रहा है कि शैशव काल की अवधि है। पहला ऑप्शन ए कह रहा है कि जन्म से 1 वर्ष तक, बी कह रहा है कि जन्म से 2 वर्ष तक, और सी कह रहा है जन्म से 3 वर्ष तक, और डी कह रहा है 2 से 3 वर्ष तक। तो आपका अगर देखा जाए तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट हो जाएगा। चलिए आगे थोड़ा देखते हैं इसको। शैशव काल की अवधि 0 से 2 वर्ष तक होती है और इस अवस्था में बालक के मानसिक क्षमताओं का विकास हो जाता है। जो मानसिक विकास की पूर्वावस्था होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की देश अवस्था में है। जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है तो उसमें क्या करता है, देखिए ऑप्शन ए कह रहे कि पूर्व संक्रियात्मक, और बी कह रहे कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और सी कह रहे कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और डी कह रहे कि संवेदी गामक अवस्था। ऑप्शन आपके हो जाएगा ये, राइट हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब थोड़ा देखिए यहाँ से अच्छे तरीके से देखेंगे और भी उनके जितने स्टेज हैं उसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत की व्याख्या 4 अवस्थाओं में बांटकर किया है। तो आपसे भी पूछ सकते हैं इनकी अवस्थाओं कितने भागों में बांटा गया, तो 4, ठीक। अब देखिए पहला हमारा है शेषवावस्था, सॉरी संवेदी गामक अवस्था, ठीक। ये है 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये आपसे पूछा था। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 12 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से 16 वर्ष। ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि आपसे इनसे चारों में से कोई भी पूछ सकता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विकास देश से देश की ओर बढ़ता है। ऑप्शन ए कह रहे सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन बी जटिल से कठिन, और ऑप्शन सी कह रहे विशिष्ट से समान, और डी कह रहा है कि साधारण से आसान। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग समझते चलेंगे। तो ऑप्शन आपके सबसे बेस्ट हो जाएगा ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर। कंफ्यूजन होने लगता है कि विशिष्ट से समान होगा, समान से विशिष्ट होगा। चलिए हम लोग थोड़ा देखते चलेंगे। कह रहे विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। उदाहरण, नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक भाग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है, और किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व अपने हाथों को सामान्य रूप से चलाता है। उम्मीद होगी आप लोग को ये चीज समझ में आया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 और करा देखिए कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन देखिए, ए कह रहा है कि समीपस्थ विकास, ऑप्शन बी कह रहा है कि सहयोग देना, ऑप्शन सी कह रहा है सहभागी अधिगम, और डी कह रहा है कि सहयोगात्मक अधिगम। अगर देखा जाए तो आपका सबसे बेस्ट आपका हो जाएगा बी, राइट हो जाएगा सहयोग देना। अब थोड़ा समझते चलेंगे। कह रहे कि सहयोग मिलने पर वयस्क में अंतर्निहित क्षमता का विकास होता है तथा वह प्रगति की तरफ अग्रसर होते हैं, यानी प्रगति की तरफ क्या होता है, आगे बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक। ऑप्शन ए कह रहे कि अनुकूलन, ऑप्शन बी कह रहे कि आत्मसातकरण, और सी कह रहे समायोजन, और डी कह रहे कि अहं केंद्रीयता। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, 5वें का
पांचवे का आपका सी हो जाएगा। सी आपका कौन सा दिया है? समायोजन। ठीक, चलिए यहां देखते हैं अच्छे तरीके से। सी आपका राइट हो जाएगा, सी आपका बेस्ट होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहे कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। अर्थात जब हमारे मानस पटल पर किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को लेकर कोई स्कीमा बन जाती है तो उसे बदलाव के लिए हमें अपने ज्ञान या अनुभव के आधार पर स्कीमा में समायोजन करना पड़ता है, तब जाकर हमारी स्कीमा में परिवर्तन होता है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा करा, देखिए थोड़ा सा इसको देखते चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 हमारा करा है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ऑप्शन ए करा है कि बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां और बच्चों का एक कोने में बैठना, और सी ऑप्शन करा है कि प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, और डी कह रहा है कि वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं। अगर देखा जाए तो इसमें सबसे आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि बालक की रुचियों और प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। इसके देखिए कुछ पॉइंट दिए, इसको समझते चलेंगे। बालक को क्रियाशील रखकर शिक्षा प्रदान करना, और बालक की शिक्षा उद्देश्यपरक हो। बालक की योग्यता व रुचि के अनुसार विषय वस्तु का चयन करना चाहिए। रचनात्मक कार्य जैसे हस्तकला आदि के द्वारा शिक्षण देनी चाहिए। कह रहे कि पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 करा है कि कक्षाध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षाध्यापक ने विचार किया कि राघव में डेस बुद्धि उच्च स्तरीय है। तो अगर देखा जाए तो इसमें क्या है? संगीतमय बुद्धि। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। अब यहाँ देखिए लिखा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुल बुद्धि सिद्धांत। अब देखिए बहुल बुद्धि में लिखा है बहुबुद्धि सिद्धांत राइट होता है। सिद्धांत है यह संगीत बुद्धि है। कह रहे कि यहाँ पे दिया है इस बुद्धि में तारत्व यानी पिच तथा लय रिदम को सही ढंग से प्रत्यक्षण करने की क्षमता सम्मिलित होती है। इसे संगीतकीय सामर्थक यानी निपुणता विकसित करने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। यानी जिसमें देखिए जिसमें संगीतमय अगर संगीत वाली बुद्धि होगी तो वो व्यक्ति अक्सर करके सुर ताल लय में इसको अच्छे तरीके से गाना और लिखना अच्छे तरीके से आएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसमें सिंगर लोग आ जाते हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 करा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा देखिए करा है कि जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक, ऑप्शन ए कह रहे कि नीतिपरक, ऑप्शन बी कह रहे जेंडर पक्षपाती, और सी कह रहा है कि शिक्षाप्रद, और डी कह रहा है सही दृष्टिकोण वाला।
अगर देखा जाए तो इसमें बी आपका राइट हो जाएगा, लिंग यानी कि जेंडर पक्षपाती कर रहा है इसमें। देखिए थोड़ा समझते चलेंगे। एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह लिंग रूढ़िवादिता पक्षपाती दर्शाता है। शिक्षक को चाहिए कि वह बिना पक्षपात किए सभी को समान रूप से शिक्षण के अवसर उपलब्ध कराएं। देखिए तो इस तरीके से हमें शिक्षा नहीं देनी है, इस तरीके से अपने अंदर विचार, अगर टीचर है तो हमारे अंदर ये सब विचार नहीं होने चाहिए, ठीक। इसीलिए देखिए, इसीलिए ये सब पेपर कराया जाता है कि आप उसको पढ़ करके अच्छे तरीके से अच्छा टीचर बने, आपके अंदर ये सब भावनाएं नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 करा है कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें देश के अनुरूप बदलना चाहिए। कह रहे कि ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए कह रहे बच्चे व्यवस्था, बी कह रहे कि व्यवस्था बच्चे, और सी करे कि परिवेश परिवार, और डी करे बच्चे परिवेश। इसमें देखा जाए तो आपके बी आपके बेस्ट हो जाएंगे आंसर, व्यवस्था बच्चों के अनुसार। कह रहे कि समावेशी शिक्षा में, अब थोड़ा सा एक्सप्लेन को देखेंगे। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए। अभी हम बता रहे हैं कि बालक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसके लिए उपयोगी शिक्षा देनी चाहिए। उम्मीद होगी यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 करा है, 11, ठीक। कह रहे कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए कह रहे कि तालमेल बैठाने वाले की, ऑप्शन बी कह रहे संप्रेषक और व्याख्याता की, और सी करे कि सुगमकर्ता की, और डी करे निर्देशक की। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो सी आपका बेस्ट राइट हो जाएगा आंसर, यानी कि बेस्ट आपका आंसर सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए। चलिए थोड़ा एक्सप्लेन को समझेंगे, एक्सप्लेन को हम लोग देखते चलेंगे। कह रहे कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने तथा अर्थ का निर्माण करने की क्षमता विकसित करने के लिए शिक्षक को सुगमकर्ता की भूमिका अदा करनी चाहिए, जिससे बालक उनके संपर्क में रहकर अपनी समस्याओं को बिना संकोच के कह सकें। तो हमारे अंदर इस तरीके से भाव होने चाहिए। तो टीचर क्या होता है, सुगमकर्ता के रूप में होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12। कह रहे इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। अब देखिए निगेटिव पूछा आपका, तो देखिए उच्चतर श्रेणी, ऑप्शन ए करे उच्चतर श्रेणी की मानसिक क्रियाएं ये करता है बच्चा। बी करे कि उच्च आत्म क्षमता, वो भी करता है बच्चा। निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया, ये निम्न वाला नहीं करता है। और डी करे अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान। अगर देखा जाए तो ऑप्शन निगेटिव पूछा था तो सी आपका राइट हो जाएगा। प्रतिभाशाली वाले बच्चा ऐसा काम नहीं करता, औसतीय मानसिक क्रिया नहीं करता। अब थोड़ा समझते चलेंगे। कह रहे कि निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं है। प्रतिभाशाली बालक वह है जो लगातार उच्च स्तर का कार्य निष्पादन किसी भी सामान्य प्रयास के क्षेत्र में प्रदर्शित करता है। कह रहे कि नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन, ठीक। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि अंतर्निहित संभावित दंड, ऑप्शन बी कह रहा है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, और सी कह रहा है कि व्यक्तिगत मूल्य, और डी कह रहा है कि पारिवारिक अपेक्षाएं। चलिए थोड़ा समझते चलेंगे। इसमें देखिए ऑप्शन कौन है सही, ठीक। ऑप्शन अगर देखें तो इसमें ये आपका राइट हो जाएगा। इसमें आपका 13 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अंतर्निहित संभावित दंड। अब थोड़ा समझते चलेंगे, एक्सप्लेन को समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए एक्सप्लेन में दिया है कि कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार इस स्तर पर बालक का नैतिक विकास तीन सोपानों के अंतर्गत होता है। आत्म केंद्रित निर्माण, ये करे कि इसमें बालक अपनी इच्छा अनिच्छा अथवा पसंद नापसंद से हटकर किसी भी नियम की परवाह नहीं करते हैं। दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, इसमें बालक का नैतिक व्यवहार दंड एवं आज्ञा पालन से निर्धारित व संचालित होता है। अब यह कह रहे देखिए यांत्रिक
सापेक्षिक अभिमुखता, इस स्तर पर बालक क्या करता है, देखिए बालक मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को देखना होता है तथा कोई भी व्यक्ति केवल उन व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायित्व होता है जो उसकी सहायता करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। इस प्लेन से आप लोगों को और भी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कराए। 14 करे शिक्षार्थियों यानी शिक्षा अधिगम कर्ता की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। ऑप्शन ए कह रहे कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी कह रहे कि निदानात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना। ऑप्शन सी कह रहा है कि कलन विधि एल्गोरिथ्म का अधिकतर प्रयोग करना। और डी कह रहे कि बात करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। अगर देखें तो इसमें ऑप्शन आपके ये राइट हो जाएगा। चलिए थोड़ा समझते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। व्यक्तिगत भिन्नता वाले कक्षा में अध्यापक को विभिन्न प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए क्योंकि बालक के बुद्धि, रुचि, योग्यता आदि के अनुरूप विकास के अवसर मिलने पर ही वह अपने सर्वोत्तम विकास के स्तर को प्राप्त कर सकता है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। निगेटिव पूछा है इसमें। देखिए ऑप्शन ए कह रहे सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। बी कह रहे कि विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। सी कह रहे सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सॉरी निगेटिव से पूछा है तो निगेटिव वाला ए होगा। अब थोड़ा समझते चलेंगे अच्छे तरीके से। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, यह सिद्धांत गलत है क्योंकि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है जबकि विकास वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों में आए परिवर्तनों के संगठन से है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 करें। देखिए 16 कर निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो ऑप्शन ए करें कि आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। और बी करें कि आकलन शिक्षण अधिगम के अंतर्निहित प्रक्रिया है। और ऑप्शन सी करें कि आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए शुरू में और अंत में। और डी करें कि आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करनी चाहिए। ये देखिए आकलन हमें शिक्षक के द्वारा ही करना है। थोड़ा समझते चलेंगे अच्छे तरीके से। तो इसमें 16 के ऑप्शन अगर देखा जाए तो बी आपके राइट हो जाएंगे। देखिए बी क्या है आपके, थोड़ा समझते चलेंगे। आकलन शिक्षण अधिगम के अंतर्निहित प्रक्रिया है। अब थोड़ा समझते चलेंगे एक्सप्लेन को कैसे इसमें दिया है। ठीक, अब देखिए यहाँ बता रहा है कि आकलन शिक्षण अधिगम की अंतर्निहित प्रक्रिया है जिसमें बालक के अंदर की कमियों को जान सके तथा उसे दूर कर सके। आकलन प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक का कार्य करे। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 करें। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है। तो अपसारी चिंतन, ऑप्शन ए अपसारी चिंतन, ऑप्शन बी अभिसारी चिंतन, और सी कह रहे सामवेगिक चिंतन, और डी कह रहे कि अहवादी चिंतन। अगर देखा जाए तो अपसारी चिंतन आपके क्रिएटिविटी में आते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। थोड़ा समझते चलेंगे। कह रहे कि अपसारी चिंतन को सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। इस चिंतन में व्यक्ति को जो तथ्य दिए गए होते हैं उनमें अपनी तरफ से एक तथ्य जोड़कर वह निष्कर्ष निकालता है तथा जैसे जली माचिस से भी लोग तरह तरह के होम डेकोरेटर बना लेते हैं। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 करें। देखिए कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन में वाइगोत्स्की की सहमत होते हैं। ऑप्शन ए करें बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। और बी कह रहा है कि बच्चे तब सीखते हैं जब उसके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाते हैं। और सी कह रहे बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं का प्रयोग किया जाए।
और डी कह रहे कि बच्चे जन्म जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, ये गलत बात है। ऑप्शन आपके अगर देखे जाए तो ये आपके सबसे बेस्ट होगा। चलिए समझते हैं चलेंगे हम लोग। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की परिप्रेक्ष्य में देखा है। करें इस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है तथा उसमें प्रभावित भी होता है, इसलिए बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आगे बढ़ेंगे लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या रहा है 19। बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं, अगर ऑप्शन देखा जाए तो ये सबसे बेस्ट हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। करे कि इसमें देखा जाए तो सत्य पूछा है इसमें, तो ऑप्शन यानी कि देखिए हम लोग इधर देखते हैं, अगर देखें इसमें बी वाले राइट हो जाएगा। थोड़ा समझते हम चलेंगे। थॉर्नडाइक ने सीखने का प्रयास से त्रुटि का सिद्धांत दिया है, जिसके अनुसार बच्चे त्रुटि करते हैं और जब बार बार प्रयास करके त्रुटियों की संख्या कम या समाप्त करने का प्रयास करते हैं तो वह स्थिति प्रयास या त्रुटि द्वारा सीखना कहलाती है। इसलिए बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग मानी जाती है। उम्मीद होगी आपको समझ में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है देखिए, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे, इसके लिए शिक्षक को चाहिए। ऑप्शन अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट आपका डी हो जाएगा। आप कह रहे कि अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। तो उम्मीद होगी आपको ये चीज समझ में आएगा। आगे बढ़ते हम लोग, वही चीज देखिए जो ऑप्शन में था वही आपका एक्सप्लेन में दिया है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है, तो यह उनके देश में विभिन्नता के कारण है। ऑप्शन अगर देखा जाए तो सी राइट हो जाएगा, अधिगम शैली। थोड़ा समझते चलेंगे। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण प्रत्येक व्यक्ति की रुचि, मनोवृत्ति, अवधान, अधिगम शैली, विचार, बुद्धि, चिंतन स्तर आदि में अंतर पाया जाता है। इसलिए कोई व्यक्ति शांत वातावरण में पढ़ना चाहता है, जबकि कोई अपने मित्रों के साथ समूह में। इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों में अधिगम शैली में अंतर होता है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का है कि भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। ऑप्शन ए कह रहे कि शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा स्थानीय भाषा का प्रयोग करने के दंडित किया जाना चाहिए। नहीं, दंडित नहीं करना, उनको अवसर देना है। बी कह रहा है कि विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही है जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं हमें करना है। अब थोड़ा देखेंगे। ऑप्शन सी कह रहा है कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं अभिव्यक्त के लिए ये बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए सी सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्पेलिंग को भी देख लीजिएगा, वही चीज लिखा है जो क्वेश्चन में लिखा है और ऑप्शन में दिया है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि 24 कह रहा है कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन अगर बी आपका राइट है, जैविकीय विशिष्टताएं व वंशानुक्रम सूचनाएं। कह रहे कि प्रकृति पोषण विवाद को अंग्रेजी में नेचर वर्सेस नर्चर कहा जाता है। इसका प्रयोग व्यक्तियों के जन्मजात सहज गुणों, स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक और उसकी परवरिश और पालन पोषण के दौरान मिले पर्यावरण और माहौल के प्रभावों के द्वारा विकसित व्यवहार के लक्षणों की आपसी संपूरकता और विरोधाभासों का विवेचन किया जाता है। तो उम्मीद होगी इसे आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है देखिए,
कि जन संचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए कथनों में कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? अगर देखा जाए तो इसमें हम राइट आंसर पे चलेंगे तो करें कि सी आपका राइट हो जाएगा। जन संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्य और विश्वासों को प्रभावित करता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए वही चीज दिया है यहाँ पे, एक्सप्लेन में थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको समझते चलेंगे। कह रहे कि वर्तमान परिदृश्य में जन संचार माध्यमों की पहुंच हर व्यक्ति एक हो गई, हर व्यक्ति तक हो गई है। ऐसे में समाज में अभिवृत्तियों, मूल्यों तथा विश्वासों को भी प्रभावित कर रही है, चाहे वह प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि हो, तो सब ने समाज के मूल्यों को प्रभावित किया है। इससे सिद्ध होता है कि जन संचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन बनता जा रहा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन इस प्रश्न के विशेष सही नहीं है? बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, तो जबकि निगेटिव पूछा तो वही केवल वाला ऑप्शन गलत होगा, बाकी ऑप्शन सही है। तो चलिए हम लोग आंसर को देखते हैं। तो इसमें आपका केवल ही आपका केवल वाला ऑप्शन गलत है, यानी क्वेश्चन नंबर 26 हम देखते हैं। यानी देखिए ये आपका राइट हो जाएगा, वही बताया ना केवल वाला। कह रहे कि बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं तथा वे हर समय हर परिस्थिति में सीखते हैं, कुछ न कुछ सीखते हैं। उनके सीखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। यह गलत है कि केवल कक्षा में सीखते, बच्चे कहीं भी मतलब सब जगह सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति लक्ष्य को निर्धारित करने करे लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए सहायता करना। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा लाइट ना होने की वजह से माइक हमारा चार्ज नहीं है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो जा रही है बीच बीच में। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, परिवार। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि बच्चों को समूह कार्य देने का प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि? तो ऑप्शन देखा जाए तो सी राइट हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और ये परस्पर सहायता भी करते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, एक्सप्लेन आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन हमारा है। कह रहे कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डेस का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो ऑप्शन देखा जाए तो आपका ए राइट हो जाएगा, पठन अक्षमता यानी डिसलेक्सिया बच्चे के अंदर है। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। और थोड़ा सा माफी चाहेंगे, इस बीच में जो आवाज कटी होगी इसमें, तो माइक थोड़ा चार्ज नहीं था हमारा, इसलिए थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए चलिए हम लोग आगे ध्यान रखेंगे कि अपना अच्छे तरीके से सिस्टम को अच्छा रखेंगे। उम्मीद हुई चीज आपको समझ में आया होगा। तो ये था आपका 2015 सितंबर का पेपर। ठीक, जो सितंबर पेपर आने वाला उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग का चल रहा था। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।